जीएस फॉर ऑल की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज आइए हमें महाजनपद के काल को देखते हैं, जो कि 6 सेंचुरी बीसी के आसपास से भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रकाश में आया था। और यह वैदिक के काल मतलब उत्तर वैदिक के काल के बाद का समय है। और इस समय महाजनपद का विकास हुआ। जैसा कि आप वैदिक के युग में देखे थे, बहुत से जन मिलकर जनपद का निर्माण किए और बहुत से जनपद एक होकर महाजनपद का निर्माण कर रहे हैं। तो आइए 6 सेंचुरी बीसी में इस महाजनपद में खासकर किसने उत्कर्ष से पाया और कौन सी के से जनपद कहाँ अवस्थित थे, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जानते हो कि 6 सेंचुरी बीसी के आसपास से 6 सेंचुरी बीसी अगर देखा जाए तो इसके आसपास से जो है 16 महाजनपद भारत में आए, महाजनपद भारत में प्रकाश में आए। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन दे रहा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। मतलब ये प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें देखिए काशी, वज्जी, मगध और अवंती। तो 4 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध बनकर उभरा। तो आप जानते हैं कि अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। और जिसमें आप जानते हैं कि काशी जो महाजनपद है यह यूपी में है और इसकी राजधानी वाराणसी है। और वज्जी जो है यह बिहार के वैशाली क्षेत्र में स्थित है और यह देखा जाए तो इसकी राजधानी वैशाली है। और तीसरा मगध की राजधानी राजगीर, जो कि अभी वर्तमान में देखा जाए पटना, नालंदा, नवादा इस क्षेत्र में अवस्थित है। और अवंती यह एमपी का क्षेत्र है और इसको कह सकते हैं, इसका 2 हेडक्वार्टर था, एक उज्जैनी और दूसरा देखा जाए महिष्मती। प्रश्न देखिए, मगध की सर्वोच्चता की नींव रखने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो पहला है घनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगर मगध का जो उत्कर्ष हो रहा था उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के रूप में मगध को स्थापित करने का श्रेय मगध के शासक बिंबिसार को जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिए। और इसी संबंधित थे अजातशत्रु, इन्होंने भी सर्वोच्च विस्तार किया इसका, अजातशत्रु ने भी। लेकिन मगध में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को प्रवृत्त करने का कार्य बिंबिसार ने ही प्रारंभ किया था। और घनानंद जो थे नंद वंश के शासक थे और इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। तीसरा प्रश्न देखा जाए तो किसी बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के अस्तित्व का उल्लेख है। तो पहला है देखिए दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और विनय पिटक। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन देखिए, किस मगध शासक ने राजनीतिक विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों की परंपरा की शुरुआत की थी। तो इसमें देखिए उदयन है, महापद्नंद है, बिंबिसार है, धनानंद है। तो आप जानते हैं कि इसका उत्तर है बी होगा, बिंबिसार। बिंबिसार मगध वंश का एक शक्तिशाली शासक था। इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई, जिसमें इसने वैशाली नरेश, अपने निकट के पड़ोसी वैशाली नरेश की बहन चिलन्ना से इन्होंने विवाह किया। और फिर देखिए कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से विवाह किया और मध्य नरेश की पुत्री से भी क्षेमा से विवाह करके इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने राज्य को सुदृढ़ किया। जहां तक क्षेमा की बात है तो वो पंजाब क्षेत्र की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजतंत्र के बजाय कुलों के संघ यानी संघीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। मतलब यहाँ पर सबसे पहला फेडरल सिस्टम था, यानी बहुत से संघ मिलकर अपने राजा का चुनाव करते थे और वे विभिन्न स्थानों पर शासन करते थे। और इसका उत्तर वज्जी होगा। अगला देखिए, मगध साम्राज्य की समृद्धि के लिए कौन सी नदी महत्वपूर्ण थी। तो आप जानते हैं गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र अवस्थित है, तो यह गंगा होगा। 7 नंबर देखिए, किस मगध शासक ने लिच्छवियों को पराजित करके उसके क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। तो विस्तारवादी नीति को अजातशत्रु ने अमली जामा पहनाया था और वैशाली को विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और इसने देखा जाए तो कौशल पर भी आक्रमण किया था और कौशल में बनारस के क्षेत्र जो उसके अंतर्गत आते थे उसको भी हस्तगत कर लिया था। 8वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अपनी प्रारंभिक गणराज्य
शासन प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो अभी आपने पढ़ा था वज्जी, जो कि वैशाली में स्थित है। यह अपने गणतंत्रात्मक स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, मतलब यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर थे। हमें प्रश्न को देखिए, बिंबिसार के शासन काल में मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो यहाँ बिंबिसार के बारे में पूछा जा रहा है, और बिंबिसार और अजात शत्रु के समय राजधानी राजगृह थी। बाद में उदयन ने इसे पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से पहले नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको बताया गया है यहाँ, ये घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस विदेशी शक्ति ने भारत पर आक्रमण कर गांधार को अपने राज्य में मिला लिया था? तो गांधार का क्षेत्र वो तक्षशिला थी उसकी राजधानी, और यह वर्तमान में पाकिस्तान है और कुछ कश्मीर का भाग है, अभी जो वर्तमान में भारत में भी है। तो ये देखा जाए मूल रूप से यह पाकिस्तान का ही अभी क्षेत्र है। तो गांधार को अपने में राज्य में मिलाने वाला जो था, यहाँ पर देखिए यूनानी दिया है, कुषाण दिया है, अकमेंद्र दिया है, अचमेनिस्ट दिया है, जो फारसी ग्रंथों में ये शासक का उल्लेख है, शक है। तो ये यूनानी जो क्षत्रप थे उन्होंने ही इस क्षेत्र को अपने में मिला लिया था। आगे देखिए, किस मगध शासक की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने वाला व्यक्ति उदयन था, जिसने पाटिली ग्राम में, जो कि गंगा और सोन के संगम पर था और जल दुर्ग के रूप में यह फेमस था, इसे अपनी राजधानी बनाया। देखिए अगले प्रश्न पर 13 नंबर, 326 ईसा पूर्व में भारत पर मकदूनिया यानी मैसेडोनिया आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ देखिए डेरियस प्रथम, सिकंदर महान, सेल्यूकस निकेटर और एंटीयोकस। तो ये भारत पर आक्रमण जो मकदूनियन शासक था वह सिकंदर के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, द्वितीय नगरीकरण के दौरान कौन सा नगर एक प्रमुख नगरीय केंद्र के रूप में उभरा? तो यहाँ पर देखिए उज्जैन दिया है, मथुरा दिया है, पाटलिपुत्र दिया है, इंद्रप्रस्थ दिया है। तो द्वितीय नगरीकरण जो था यह गंगा घाटी के क्षेत्र में हुआ था, तो पाटलिपुत्र का अस्तित्व आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रथम नगरीकरण जो हड़प्पा सभ्यता के द्वारा हुई थी वो प्रथम नगरीकरण है। अगले प्रश्न पर ध्यान दिया जाए 15 नंबर, किस ईरानी शासक ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम में भारत के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया? तो यहाँ पर देखिए साइरस द्वितीय है, जेराक्सिस, सिकंदर और कम्बिसेस है। तो आपको याद रखना पड़ेगा साइरस द्वितीय के द्वारा, यानी जिसको दारबाहयू भी कहा जाता है भारतीय इतिहास में, उसने सिंध के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। और प्रश्न देखिए, किस मौर्य शासक ने मगध में प्रभावी प्रशासनिक एवं आर्थिक नीति को लागू किया? तो यहाँ पर देखिए अशोक का नाम है, बिंदुसार का नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य का है और बिंबिसार का। तो मौर्य शासक ने मगध में प्रभावी प्रशासन की व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो 17 नंबर देखिए, महाजनपदों में कृषि उपज पर कौन सा कर लगाया जाता था? तो यहाँ देखिए भाग है, शुल्क है, बलि है, हिरण्य है। तो आप महाजनपदों पर कृषि कर के रूप में जो शुल्क लगते थे उसका नाम है भाग, और बलि जो है वैदिक काल में चलने वाला कर था, जो कि स्वैच्छिक कर था। मतलब यह है राजा को इच्छा से दी जाती थी, अगर इच्छा है तो कर दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, लेकिन भाग जो है अनिवार्य कर दिया गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगध की सैन्य शक्ति का मुख्य कारण क्या था? युद्धों में हाथियों का प्रयोग, उन्नत हथियार, शक्तिशाली नौसेना, विदेशी शक्तियों से गठबंधन। तो आप ध्यान में रखिए मगध के सैन्य शक्ति का मुख्य कारण उन्नत हथियार था, क्योंकि झारखंड जो अभी वर्तमान में झारखंड राज्य है, तो बिहार और मगध महाजनपद के समीप ही झारखंड सुई प्रदेश के रूप में जाना जाता था, और वहां लोहे के अयस्क की अधिकता के कारण लोहे का उत्पादन होता था, जिससे हथियार का निर्माण आसानी से किया जा सका। और दूसरी चीज है हल फाल का भी निर्माण किया गया, जिससे उपज भी ज्यादा हुई और हथियार भी शत्रुओं के दमन के लिए उपलब्ध हुए, तो जिसके कारण मगध उत्कर्ष की ओर गया। आगे देखिए 19 नंबर, हाइडेस्पिस युद्ध में सिकंदर की सेना के विरुद्ध किस भारतीय राजा ने युद्ध किया? तो आप ध्यान में रखिए यह जो युद्ध किया था, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा पोरस से, धनानंद और बिंबिसार दिया हुआ है। तो राजा पोरस ने
हाइडेस्पिस के युद्ध में जो झेलम के नजदीक हुआ था, इसमें सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया। किसी मगध शासक ने आक्रामक विस्तार नीति अपनाते हुए कौशल, काशी और वज्जी को अपने राज्य में मिला लिया। तो दिया है महापद्मनंद, बिंबिसार, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका उत्तर होगा आपको अजातशत्रु। अजातशत्रु ने विस्तारवादी नीति को अपनाया और इस क्षेत्र को मगध में मिला लिया। तो इस प्रकार आज आपने कुल 20 प्रश्नों को देखा और फिर कल की कक्षा में हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।